जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाल विकास के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को आरंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट करूँगा। विकास में यानी कि डेवलपमेंट में वैयक्तिक भिन्नता है, यानी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जो है ना, हर एक व्यक्ति जो है ना अपने दूसरे से कैसा होता है, भिन्न होता है ना। जितने भी बालक बालिका आपने देखे होंगे, हर एक की बुद्धि एक समान नहीं होती, कुछ न कुछ उनमें भिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो उसी की बात की जा रही है कि वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। बिल्कुल सही बात है ना। यानी आपको पता होगा कि वैयक्तिक भिन्नता जो है ना वो डिपेंड करती है, एक तो वंशानुगत है ना, जीन्स पर, और दूसरा डिपेंड करती है पर्यावरण पर। ठीक है कि नहीं। चलिए खैर नेक्स्ट देखेंगे हमारा ऑप्शन, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो देखिए इसमें बात सिर्फ वंशानुगत विशेषताओं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पर्यावरण की बात की गई है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना, यानी हमारा जो शरीर है, माइंड है, उसके परिपक्व होने पर, उसके डेवलप होने पर। तो देखिए बात की जा रही है विकास में वैयक्तिक भिन्नता की, तो वहाँ पर सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आप समझिए मैंने आपको बताया कि वैयक्तिक भिन्नता का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से वंशानुगत हमारी जीन्स पर और पर्यावरण पर, इन दोनों की अंतःक्रिया से ही क्या होता है, प्रभावित होता है, इनसे ही डेवलप होता है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत होशियार है, कोई भी बच्चा हम समझ सकते हैं, अगर कोई होशियार है या कम होशियार है, तो कहीं ना कहीं जो असर होगा वो उसके इन्वायरमेंट पर का होगा, यानी जिस पर्यावरण में, जिस माहौल में वो बड़ा हो रहा है, पल रहा है, पढ़ रहा है, वो डिपेंड करेगा। या फिर उसके जो माता पिता हैं, उनके जो जीन्स हैं, है ना, जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें क्या होती हैं, स्थानांतरित होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसको समझने के लिए, विकास में वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए। इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षण विधियों को समायोजित करना, है ना। देखिए फिर से बात की जा रही है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। तो भाई योग्यता अनुसार समूह में व्यक्त करना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग जैसे ग्रुप में जो बच्चों को डिवाइड करके वो एक दूसरे से सीख सकें, इस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, है ना, उनके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, जो क्लास में एक समृद्ध माहौल बनाता है। आगे दिया है पाठचर्या को समायोजित करना, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यानी उनको इस बात पर छोड़ देना कि वो अपने घर पर क्या कर लें, अध्ययन कर लें। अगर वो सीख नहीं पा रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें, तो यही हमारा क्या है, गलत है। और यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है आशा नहीं की जा सकती, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार, है ना। तो देखिए बात की जा रही है समाजीकरण की। समाजीकरण जो है ना वो बच्चों का, है ना, प्राथमिक सबसे पहला समाजीकरण कहाँ से होता है, तो वो होता है परिवार से, घर से। यानी घर में जो उनके माता पिता, दादी बाबा, चाचा ताई ताऊ जो भी हैं घर में, जिस तरह का घर है वहाँ से ही बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। वहाँ से जो माहौल उनको मिलता है सामाजिकता का, वो सबसे पहला घर से ही मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार ही क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार, देखिए बात की जा रही है वाइगोत्स्की की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है ना, परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, कहलाता है निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, आसन्न विकास क्षेत्र, या फिर अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो देखिए वाइगोत्स्की ने अपने कॉन्सेप्ट में रखा है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई कठिनाई महसूस करता है बालक या बालिका, तो उसको किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कुछ हेल्प मिलती है और जिससे वो अपने जो टारगेट है, जो उसका लक्ष्य है, उसको अगर अचीव कर पाता है, तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, प्रॉपर तरीके से गलत है। बालिकाओं की जो विकास की गति होती है वो फास्ट होती है, और बालक की जो गति है वो बालिकाओं से कुछ हद तक स्लो होती है, धीमी होती है। नेक्स्ट दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ठीक है, एकदम राइट है पॉइंट। आगे है विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है, गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि विकास आनुवंशिकी का नहीं, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक इन दोनों का परिणाम होता है विकास। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वृद्धि जो है ना वो सतत प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है ना। लेकिन अगर विकास की बात करेंगे तो विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड के अनुसार फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? ऑप्शन है हीरो की पूजा यानी नायक की पूजा, यानी वो अपने आप को नायक की भूमिका में देखते हैं, या फिर नेक्स्ट है हमारा आत्ममोह, है ना। थर्ड हमारा है समूह प्रवृत्ति, इसको एक तरह का समूह प्रवृत्ति कहा है अपने आप को देखना, या फिर लैंगिक प्रेरणा। तो देखिए ना ही तो ये समूह प्रवृत्ति है और ना ही ये क्या है, लैंगिक प्रेरणा है। और इस तरह से हीरो की पूजा क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कहते हैं आत्ममोह, यानी अपने आप से प्यार करना, है ना, अपने आप को देखते रहना, निहारते रहना। तो इस तरह की कंडीशन किशोरावस्था में एक बिल्कुल आम बात होती है और इसको आत्ममोह कहा गया है। फ्राइड ने इसको क्या कहा है? आत्ममोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। बात की जा रही है प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की, और यहाँ कहा जा रहा है कि समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गलती समस्याओं का समाधान करना, नेक्स्ट है उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो समस्या निवारण का ये कोई कौशल नहीं हो सकता है कि जो बच्चे मतलब आपस में क्या करें कि जो समस्या है उसके बारे में अपने साथियों को बताएं या फिर अपने टीचर से बात करें, है ना। सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त रहना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2, यानी उन समस्याओं का समाधान खोजना कि कैसे इससे निकला जाए, क्या इसका समाधान हो ऐसा, और वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, ठीक है कि नहीं है। जो समस्याओं का वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं उन समस्याओं का क्या किया जाए, समाधान खोजा जाए कि भाई कैसे इस समस्या से निकला जाए, वो सुचारू रूप से उसका समाधान खोजना, यही सबसे अच्छा तरीका है किसके लिए, समस्या निवारण कौशल में सुधार करने के लिए, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन दिए गए हैं प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है,
यानी विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है। तो प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का नहीं होता। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है। तो विद्यालय की गतिविधियों का भी प्रमुख स्थान नहीं होता, किसमें? बच्चों के समाजीकरण में। नेक्स्ट है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है। तो बच्चों के समाजीकरण की बात की जा रही है और यहाँ पे शिक्षकों का भी प्रथम स्थान नहीं होता, बल्कि प्रमुख स्थान होता है विद्यालयी बच्चों का, है ना। समझिए जरा, बात की जा रही है बच्चों के समाजीकरण की। तो बच्चों के समाजीकरण में जो प्रमुख स्थान होता है, जो पहला स्थान होता है, जो मुख्य स्थान होता है, वो होता है विद्यालयी बच्चों का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज। तो बात करेंगे आनुवंशिकता की, तो यहाँ पे जो बात करेंगे जीन जो है ना, यही क्या है? इसकी यूनिट है, इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना। तो देखिए, बात की जा रही है यहाँ पर बुलाने की, और बुलाना मतलब क्या है? ध्वनि। तो वो ध्वनि पर ही तो क्या कर रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है ना। और सिंपल सी बात है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? आवाज़ देकर ही, है ना। चलिए, आवाज़ देकर नहीं भी कर रहा है तब भी वो रिएक्ट कर किस पर रहा है? ध्वनि पर। तो इसलिए यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट करेंगे? ध्वनि से ही करेंगे। यानी कि अगर कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना द्वारा करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, बच्चे और उनके मानसिक क्रियाओं के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत डैश में प्रतिबिंबित होता है। अब देखिए, बच्चे और उसकी मानसिक क्रियाओं की बात की जा रही है और यहाँ पे कुछ दिए गए नाम, थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत, टॉलमैन संकेत अधिगम सिद्धांत या फिर कोहलर का अधिगम सिद्धांत। तो मानसिक क्रियाओं पर जो बात की है वो किसने की है? जीन पियाजे ने, है ना, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास टोटली किस पर डिपेंड है? मानसिक क्रियाओं पर। ठीक है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं ये किसका है? ये जीन पियाजे का। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही क्या है? इससे में प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम यानी बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए, अधिगम का मतलब ये होता है सीखना। प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर बात की जा रही है प्रारंभिक कार्यों में नहीं है, और वो भी किसके लिए? प्रभावशाली अधिगम के लिए। ऑप्शन है, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। तो ये तो सही बात है, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। देखिए, बस यही प्रॉब्लम है, उपदेशात्मक जो शब्द है वो नेगेटिव शब्द है, क्योंकि उपदेश देना जो है ना, वो छात्रों को या बालकाओं को जो भी हैं उनको क्या करता है? क्लास में निष्क्रिय बना देता है। क्योंकि उपदेश देना में क्या है, उनकी जो है ना वो रिएक्शन नहीं आ पाते, तो उनको कैसा बना देता है? निष्क्रिय। इसलिए उपदेशात्मक को नेगेटिव पॉइंट में रखा जाता है। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों को यह सिखाना कि वह अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो देखिए, हमारा आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या है? ये कैसा नहीं है, प्रारंभिक कार्यों में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। क्या? कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वाइगोत्स्की जो है ना
वो किसकी करते हैं? समाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समाज की। और समाज से सीखने की बात करते हैं। चलिए अब आगे ऑप्शन में देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या फिर बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो ना तो ये है कि पुरस्कार, और ना ही बात की जा रही है पशुओं के प्रयोगशाला में। ठीक है, आगे है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। ये भी गलत है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया, यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे जो है ना वो समाज से और अपने बड़ों से इंटरेक्ट करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वाइगोत्स्की का एकदम प्रॉपर विचार है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का भी जो है ना ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। तो यह है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, या फिर प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए शून्य यानी क्या, पहली बात की जा रही है कि एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, यानी उसका यूज़ तो कर रहा है। जब भी सीखे हुए ज्ञान का हम उपयोग करते हैं तो इसका मतलब कैसा है कि स्थानांतरण हो रहा है, और उससे हम कहेंगे अधिगम का धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। जब सीखे गए ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी कंडीशन में ना हो तब तो वो होता है हमारा शून्य। अगर वो नेगेटिव हो यानी उसका गलत असर जा रहा हो या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो पुराने सीखे ज्ञान की, तब उसको बोलते हैं हम नकारात्मक। ठीक है, खैर यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब गणित में, इसमें सीधी सी बात है कि कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग अगर किसी भी कंडीशन में बच्चे करते हैं तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? बच्चों को सुरक्षा का भाव देना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भाई बच्चे कैसा है, सुरक्षित फील कर सकें, उनको किसी तरह का डर, भय, किसी तरह की परेशानी वो फील ना करें, पहली बात। सेकंड है कि बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चे अब इतना फ्री होंगे कि वो कम से कम टीचर के सामने अपनी बात को रख सकें, या फिर किसी भी तरीके का उनके ऊपर कैसा दबाव ना हो, मतलब वो अपने आप को फ्री एकदम महसूस करें, स्वतंत्र महसूस करें, तभी कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। देखिए यही है, समझ आगे दिया है बच्चों को निर्भय बनाना। ठीक है, तो ये भी सही है कि निर्भय बनाना यानी वो उन्हें किसी चीज़ का भय ना हो, है ना। लेकिन बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना यानी बुराई करने देना, तो ये तो कोई क्या नहीं है, ये तो कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में ये थर्ड पॉइंट जो है ना वो मदद नहीं करेगा, यानी किसी अन्य बच्चों की आलोचना करना ये अधिगम के लिए मदद कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16, राष्ट्रीय पाठचर्या, सॉरी यहाँ पे पाठचर्या की जगह क्या है? पाठचर्या है ना, NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, या फिर नेक्स्ट है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, ये भी ठीक पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। देखिए कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन ही ठीक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम चुनेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन को, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में तार्किक चिंतन का और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना ही NCF 2005 का क्या है? मुख्य उद्देश्य है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्कूल प्रशासन कमज़ोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। यानी स्कूल प्रशासन देखता है कि कुछ वो जो बालक या बालिका हैं वो कमज़ोर हैं और उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का इंतजाम करता है। अब एक अध्यापक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिवाद करेंगे, यानी उसके आप अपोजिट जाएंगे और कक्षा नहीं लेंगे, तो ये तो गलत है ना। नेक्स्ट है निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, यानी आप उनसे कहेंगे कि भाई जो आपने निर्णय लिया है एक बार फिर से सोच लो। तो ऐसा भी करना क्या है, उचित नहीं है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयार करें, यानी आप स्टूडेंट से कहने लगेंगे कि भाई आप ही कंप्लीट करके लेके आइए, है ना। तो ऐसा भी करना क्या है, अनुचित है। आगे है इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ना। यानी अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में एज ए टीचर चुना जाता है, ठीक है, तो आप इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे और कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावी करेंगे, जिससे बच्चे सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया, शिक्षक नहीं है सॉरी, यहाँ पे शिक्षण है, क्या है, शिक्षण, है ना। तो शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, यानी आप मान लीजिए कुछ मिस्टेक कर देते हैं और आपको ऐसा फील हो जाता है कि भाई ये जो हमने पढ़ाया है कैसा है, गलत है। तो क्या करेंगे, आप प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे और दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, गलत है। यानी एक किसी टॉपिक को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक यानी दूसरे प्रकरण को आप शुरू नहीं कर सकते। ये भी जो तरीका है ये सही नहीं होगा। आगे देखेंगे, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, बिल्कुल सही है भाई। अगर एज ए टीचर भी अगर मिस्टेक होती है, गलती आप करते हैं, तो गलती को मान लेना ही, स्वीकार करना ही सबसे अच्छी बात होती है ना। आगे छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, ये भी गलत है। नेक्स्ट है छात्रों को डांटेंगे, तो ये भी गलत है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। यानी छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। देखिए टीचर, आप समझिए जरा, अब अगर आप टीचर की भूमिका में हैं, है ना, तो टीचर कोई ऐसा तो है नहीं है कि एक रोबोट है जिसमें जो चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं वही आउटपुट मिलना है। कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको मान लेना बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि सामान्य सी बात है, ठीक है कि नहीं है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि मिस्टेक हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट तो करते ही है मिस्टेक, वो तो उनके पार्ट है ही, टीचर से भी मिस्टेक हो सकती है, इसके प्रॉपर तरीके से चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसको मान लेना और उसे ठीक कर देना सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य है, ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर नेक्स्ट है उपर्युक्त सभी। देखिए अगर इसमें चूज करना होता तो हम कहीं ना कहीं इसमें कर लेते कि भाई ये बेस्ट ऑप्शन है या फिर ये नहीं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना उपर्युक्त सभी, तो कहीं ना कहीं इंक्लूड सारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, ड्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो आपने मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर टॉपिक पढ़ा है तो आपके दिमाग में सीधा नाम आएगा मैकडूगल का। किसका आएगा, मैकडूगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइम पर आते रहें, ठीक है। थैंक यू।